Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. I am Sivan sir, your English teacher and also political teacher. And today I am here as a political science teacher. And today we will complete our chapter number 2 from contemporary world politics. And your topic is the end of bipolarity. And today's last remain topic is tensions and conflicts. It means when the Soviet Union collapsed, what were the tensions and conflicts between USSR and his neighbor countries. Most of the former Soviet republics are prone to conflicts. अधिकतर जो सोवियत आपके रिपब्लिक थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता दिख रहा था. एंड मैनी हैव हैड सिविल वार्स एंड इंसर्जेंसीज. बहुत सारे ऐसे भी आपके थे जहाँ पर सिविल वार की स्थितियाँ पैदा हो रही थी. सिविल वार मतलब गृह युद्ध, मतलब उनके देश में ही युद्ध जैसी स्थिति का उत्पन्न होना. Complicating the picture is the growing involvement of outside powers. बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटिंग पिक्चर्स आ रही थी जो आउटसाइड पावर्स को अपनी तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रही थी. इन रसिया 2 रिपब्लिक्स. रसिया में जैसे बेटा 2 तरह के रिपब्लिक थे, 2 तरह की गणतांत्रिक व्यवस्था थी. एक आपका था चिचन्या और सेकेंड आपका था राजस्थान. चिचन्या और राजस्थान 2 तरह की रिपब्लिक था. हैव हैड वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट. वहाँ जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो एक तरह से अपने आप में सेशनिस्ट हो गया. और सेशनिस्ट का मतलब वायलेंट हो गया. वायलेंट का मतलब वहाँ पर वो पूरी तरह से हिंसात्मक आपका आंदोलन वहाँ पर होता दिखाई पड़ने लगा. इस तरह से सोवियत यूनियन के ब्रेक होने पर तमाम तरह की समस्याएं वहाँ देखने को मिलने लगी. मॉस्कोज मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन रेबल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स हैव लेड टू मेनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बट फेल्ड टू डिटर द एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस. मॉस्को जो वहाँ का शहर था, रशिया की जो राजधानी थी, वहाँ का जो मेथड था डील करने का चेतन रेबल्स को. चेतन रेबल्स मतलब जो आपको हमने अभी बताया कि जो वहाँ के चेचन विद्रोही थे, रिपब्लिक को मानने वाले थे, वो उनका जो पूरी तरह से बॉम्बिंग मिलिट्री वाला रूल था. बॉम्बिंग मिलिट्री रूल से मतलब है बेटा कि वो एकदम से वायलेंट मोड में थे. बम के दम पर वो चाहते थे कि हम अपने तरह की बातें मनवाएं. मेनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बट फेल टू डिटर द एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस. बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वहाँ पर लगाए गए और रोक लगाई गई, लेकिन सब फेल हो गया और इंडिपेंडेंस वहाँ पर जो लोग चाहते थे वो रुक गया, वो नहीं मिल पाया. इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वार. सेंट्रल एशिया में क्या होता है, तजाकिस्तान जो है सिविल वार का विटनेस बना. मतलब तजाकिस्तान में जो है सिविल वार होता है, गृह युद्ध होता है. द इट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स टिल 2001, जो 1991 से लेकर के 2001 तक लगातार 10 साल तक चलता रहा. द रीजन एज होल हैज़ मेनी सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स. अब उस एरिया में ढेर सारे सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट हुए, मतलब बड़े स्तर पर बड़े लोगों के बीच में संघर्ष देखने को मिले. इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नोगार्नो काराबाग some local Armenians want to secede and join Armenia. In Georgia, the demand for independence has come from 2 provinces, resulting in a civil war. कहने का मतलब बेटा जितने भी सोवियत यूनियन से अलग हुए देश थे उन सब में सिविल वार की स्थिति देखने को मिलने लगी. मतलब उनके खुद के देश में गृह युद्ध होने लगा. उसके पीछे रीज़न था थॉट प्रोसेस, मेथड ऑफ इकोनॉमी, मेथड ऑफ सोसाइटीज़, कल्चर. ये सारी चीज़ें
बहुत ज़्यादा परेशान करी थी लोगों को, जिसकी वजह से आपस में ही झगड़े स्टार्ट हो गए, देश में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम्स इन यूक्रेन। यूक्रेन में भी मूवमेंट होने लगा, आंदोलन होने लगा। किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया में भी होने लगा। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स। कंट्री और प्रोविंसेस, जैसे मान लीजिए भारत एक देश है, उसके बहुत सारे राज्य हैं, तो आपस में 2 राज्य झगड़ा करने लगे रिवर वाटर के लिए। तो ऐसे ही यूक्रेन और किर्गिस्तान जैसे देशों में, जॉर्जिया जैसे देशों में रिवर वाटर के लिए लड़ाई होने लगी, झगड़े होने शुरू हो गए। All this has led to instability, making life difficult for the ordinary citizen. हर किसी को क्या चाहिए था? स्थिरता चाहिए था, और वो अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाते जा रहे थे। मतलब जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इन्वायरमेंट को डिफ़िकल्ट बना रहे थे, अपना तो नुकसान कर ही रहे थे, बल्कि अपने यहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको भी वो परेशानी में डालते चले जा रहे थे। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विथ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट। सेंट्रल एशिया हैज़ आल्सो बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन। सेंट्रल एशिया में भी कंपटीशन देखने को मिलने लगा, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने लगी बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। और वहाँ का जो कंपटीशन था किसके बीच था? आउटसाइड पावर्स और जो कंपनीज थी ऑयल की, उनके बीच में। द रीजन इज नेक्स्ट टू रसिया। अगला जो राष्ट्र था वो रसिया और चाइना था। अफ़गानिस्तान था, जहाँ पर पाकिस्तान था, एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया एंड embedded in a history of trust and common interest. Common interest and are matched by popular perceptions. Indians heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia and many post-Soviet countries. One can hear Hindi film song all over the region and India is part of the popular memory. मतलब भारत के जो उस समय के बॉलीवुड के अभिनेता थे उनको भी वहाँ के लोगों ने सुनना शुरुआत कर दिया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में, रशिया के कुछ पार्ट में, जहाँ जहाँ इंडियंस रह रहे थे वहाँ इंडियन म्यूजिक की पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। आगे देखिए, लाइन लगता है छूट गई बेटा, चलिए हम फिर से कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। आफ्टर 11 September 2001 द US वांटेड मिलिट्री बेस इन रीजन एंड पेड द गवर्नमेंट ऑफ ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट्स टू हायर बेसेज एंड टू अलाउ एयरप्लेन्स टू फ्लाई ओवर देयर टेरिटरी ड्यूरिंग द वार्स इन अफ़गानिस्तान एंड इराक। अफ़गानिस्तान इराक के बीच में वार की जो स्थिति पैदा हुई उसमें अमेरिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चीज़ों को संभालने का वो प्रयास किया और ख़ुद के मिलिट्री बेस जो है US बनाना स्टार्ट कर दिया अफ़गानिस्तान और एशियन एरिया में। However, Russia perceives these states as its near abroad and believes that they should be under Russian influence. रशिया को लग रहा था कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं ये हमारे सबसे पास के विदेशी हैं और यहाँ से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। वो चाहता था कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो बना रहे। चाइना हैज़ इंटरेस्ट हियर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज। चाइना का भी इंटरेस्ट रसिया के पड़ोसी देशों से होने लगा था क्योंकि चाइना भी रसिया के पास का ही पड़ोसी देश था, इसलिए वो भी चाह रहा था कि हमारा भी फ़ायदा होगा, हम भी ऑयल स्टेट को अपने साथ लेकर चलेंगे तो हम बेनिफिशियल मोड में होंगे। चाइना हैज़
interest here because of the oil resources, and Chinese have begun to settle around the borders and conduct trade. और बहुत सारे चाइनीज़ बेटा अपने अपने बॉर्डर एरिया पर आ गए और पड़ोसी देशों में जहाँ ऑयल के भंडार थे उनसे अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिए। इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू। ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, सेंट्रल एशिया में यूक्रेन जैसे देश पूरी तरह से कंपटीशन में लगे हुए थे। उनका भी एम यही था कि किस तरह से आसपास की ऑयल कंपनीज़ को ट्रेड के लिए साध लिया जाए, अपने अंडर में कर लिया जाए। But the most severe conflict took place in the Balkan Republic of Yugoslavia. After 1991, it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina. धीरे धीरे करके 1991 में जो कंट्रीज़ था इनका आपस में स्टेट से अपने अपने राज्यों से ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उनमें आपका क्रोएशिया था, स्लोवेनिया था, बोस्निया हर्जेगोविना था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये सारे देश इंडिपेंडेंट हो गए। ये सारे देश अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए ताकि बहुत अच्छे से ये चीज़ों को परफॉर्म कर सके। एथनिक सर्ब्स अपोज्ड दिस। एथनिक सर्ब्स मतलब जो सर्बिया के वहाँ के लोकल लोग थे वो लोग इसका अपोज करने लगे। एंड अ मासिकर ऑफ नॉन सर्ब बोस्नियंस फॉलोड। अब बहुत सारा नॉन सर्ब बोस्नियन पर्सन थे जो इसका विरोध करने लगे, कुछ लोग इसको फॉलो करने लगे। द नाटो इंटरवेंशन, द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वार। और जो नाटो और उसके आसपास के देश थे स्पेशली यूगोस्लाविया, वो भी सिविल वार में जुड़ गए। कहने का मतलब बेटा जितने भी यूएसएसआर से अलग हुए देश थे, सोवियत यूनियन से अलग हुए देश थे, उनके अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने देश में तमाम तरह के कंपटीशन और टेंशन देखने को मिलने लगे। उसके पीछे रीज़न था कि हर कोई अपने फ्रीडम चाहता था, अपने आप को एक्टिव रखना चाहता था ताकि बहुत अच्छे से वो ग्रो अप कर सके अपने आप का, अपने लोगों का। इसी में जहाँ हितों का टकराव हुआ वहाँ पर विवाद होने शुरू हो गए और वही विवाद यहाँ तक पहुँच गए कि सिविल वार होना स्टार्ट हो गया। लास्ट टॉपिक देखते हैं द इंडो बाइपोलरिटी का, जो आपका है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। भारत का और जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे उनका क्या आपस में रिलेशन था। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। भारत का हर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ से बहुत अच्छा रिश्ता था। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन रसिया एंड इंडिया। लेकिन सबसे जो मजबूत रिश्ता था भारत और रसिया का था। इंडियाज़ रिलेशंस विथ रसिया आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी का ये बड़ा हिस्सा था जिसमें वो चाहता था कि रसिया से हमारा रिश्ता बना रहे, क्योंकि रसिया उस समय का एक मजबूत देश था। इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट। मतलब भारत और रशिया का जो रिश्ता था आपस में किस पर डिपेंड था, ट्रस्ट पर था, भरोसे पर था। कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाई पॉपुलर परसेप्शंस। उन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट थे ट्रेड के फील्ड में और दोनों का पॉपुलर परसेप्शन था, दोनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध था, विचार था। इंडियंस हीरोज फ्रॉम राजकुमार, अभी हमने आपको बताया था इंडियंस हीरो जितने भी थे, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, ठीक है, रशिया में और पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ में इनको पॉपुलैरिटी मिलती चली गई और धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलैरिटी मेमोरेबल होती चली गई वर्ल्ड सिनेरियो में। रसिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। रसिया और इंडिया ने मिल करके पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक अच्छा वहाँ पर विजन शो किया। व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज़ द को एग्जिस्टेंस। मल्टीपोलर मीन्स ऑर्डर इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब सबको साथ में लेकर चलना, को एग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व बना के चलना, आपस में सह अस्तित्व को बना करके आगे बढ़ना।
कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, इन विच एन अटैक ऑन अ कंट्री इज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब बेटा ये था कि अगर एक देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो हम आपस में मिल करके उन बाहरी देशों का सामना करेंगे, मिलिट्री फोर्सेस के साथ जुटेंगे। ग्रेटर रिलीजम मतलब रिलीजन से बना, रिजलिज्म है ना, रिजलिज्म का मतलब था कि एक अच्छी क्षेत्रीयता का विकास वहाँ देखने को मिल रहा था इनमें। निगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये चाहते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको किनारे करके आगे बढ़ा जाए। एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज़, भारत का मानना था कि जितने फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमारा सबके साथ अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगा। एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज़ लाइक द यूएन, और डिसीजन मेकिंग हम उस तरह से लेंगे जैसे यूएन लेता है। दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड, हमारे लिए बहुत ही शक्तिवर्धक होगा। डेमोक्रेटाइज्ड होगा, एम्पावर्ड होगा। मोर देन 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001। मोर देन 80 bilateral agreement मतलब लगभग 80 समझौते हुए थे भारत और रशिया के बीच में, ठीक है। अब वो कैसे समझौते थे? वो रणनीतिक समझौते थे। एग्रीमेंट था 2001 में जो हुआ था। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इस रिलेशनशिप विथ रशिया ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर, भारत ने जो है रशिया से समझौता किया था वो मेन समझौते थे कश्मीर का, एनर्जी सप्लाई का, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद था उसमें आपस में हम एक दूसरे को क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन देंगे, सेंड करेंगे। और एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना, रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। भारत का रशिया से अच्छा रिश्ता होने के पीछे एक और कारण था कि भारत जो था सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मेकर था, मतलब उसको आर्म की ज़रूरत थी। रशिया अपने यहाँ के आर्म्स को भारत को बेच सकता था और अच्छे पैसे कमा सकता था। रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिया, रशिया भारत के लिए इम्पॉर्टेंट था। एंड हैज़ repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. India is seeking to increase its energy imports from Russia and the republics of Kazakhstan and Turkmenistan. Cooperation with these republic includes partnership and investment in oil fields. मतलब भारत सिर्फ रशिया से नहीं बल्कि साथ ही साथ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों से भी कोऑपरेशन किया ताकि भारत जो है पूरी तरह से ऑयल फील्ड में अपने आप को स्ट्रांग बना सके। रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी, रशिया भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भी इम्पॉर्टेंट था। एंड असिस्टेड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री, अब भारत को अगर अपने अंतरिक्ष में अपने कद को अपने पावर को बढ़ाना था तो ऐसे में भी रशिया उसका हेल्प कर सकता था। एग्जाम्पल के लिए द क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट, रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट। रशिया और इंडिया का आपस में अधिकतर प्रोजेक्ट में कंप्रोमाइज़ हुआ और हमेशा रशिया ने भारत की हेल्प की, भारत की मदद की। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सोवियत यूनियन ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद किस तरह से रशिया और साथ ही साथ छोटे छोटे देश बनते हैं और कैसे वो अपने इंडिपेंडेंसी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने देश में इम्प्रूवमेंट के लिए तमाम तरह की कवायद करते हैं और जिसका जहाँ पर जैसा होता है उस तरह से इंडिपेंडेंस अपनाते हैं। और भारत का भी हर देशों से, छोटे छोटे देशों से अच्छा संबंध विकसित होता है और एक बाइपोलैरिटी का अंत होता है। जो अब तक बाइपोलैरिटी चली आ रही थी, दो ध्रुव बने हुए थे यूएस और यूएसएसआर, उनका ब्रेकअप होता है और हर कंट्री इंडिपेंडेंट होकर के अपने आप को स्ट्रांग बनाने में आगे आते हैं और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को हर जगह रिप्रेजेंट करने में सफल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज इन एंड वी विल कंटिन्यू another chapter, so revise this chapter again and wherever you feel any problem you can contact me
in my personal mobile number. Thank you and have a nice day.